नमस्कार, वेल्डन इंडिया के इस अंक में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज भी ऐसे कई सुदूर गांव हैं जहां के लोग अपने सामाजिक हित और अधिकार के प्रति जागरूक नहीं हैं। चाहे वह चुनाव में वोट देने की बात हो या फिर ऐसे पर्व त्योहार जिससे जीव जंतु की संख्या कम होती हो, उनके प्रति जागरूकता या फिर शिक्षित होने के लिए प्रयास करना। इनके इन्हीं अधिकार के लिए घाटशिला के डुमरिया प्रखंड के लखाईडी गांव में प्रयासरत है श्री कान्हूराम टुड्डू जी। आज के इस अंक में इनके जीवन से होंगे हम रूबरू। जब हम छोटे थे उस समय यहाँ पर कोई रोड रास्ता नहीं था, तो हम लोग धीरे धीरे जब यहाँ पर पढ़ाने के लिए यहाँ पर झोपड़ी हम लोग बनाए थे, माने झोपड़ी बना के हम लोग पढ़ते थे यहीं पे। इसके बाद धीरे धीरे प्रधान जी का प्रयास से जो सड़क भी बना, सड़क भी तो नहीं था, यहाँ पर रोड रास्ता था, तो आने जाने में हम लोग पैदल से आने जाने करते थे वो लोग। तो हम लोग धीरे धीरे प्रधान जी बहुत प्रयास करने के बाद यहाँ पर सड़क बना। सड़क बनने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा बिल्डिंग बना, और इसके बाद यहाँ से यहाँ पर माने दोनों बच्चा बच्ची का स्कूल भी हुआ। इसमें आवासीय विद्यालय नेत्रा हनी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय यहीं पे बना 2017 में। पहले उत्क्रमित मध्य विद्यालय बहुत पहले से 2000 में ही बना हुआ था। और प्रधान जी जो यहाँ का जो भी काम किया है प्रधान जी का ही देन है। भारत 1947 में अंग्रेजी शासन से पूर्णतया मुक्त होकर स्वतंत्र भारत गणराज्य बना और आम जनमानस को स्वेच्छा से अपनी सरकार चुनने का मतदान वाला अधिकार प्राप्त हुआ, जिसे पूरे भारत ने अपनाया और अपनी सहभागिता दर्ज करवाई। मगर झारखंड के डुमरिया प्रखंड के अंतर्गत लखाईडी एक ऐसा गांव रहा जो इस अधिकार से वंचित रहा। और अब साल 2024 के नवंबर माह में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में यहाँ के प्रधान श्री कान्हूराम टुड्डू के अथक प्रयासों से पहली बार यहाँ वोटिंग बूथ बना और भारत के प्रजातंत्र व्यवस्था से यह ग्राम जुड़ गया। सामाजिक कार्यों की श्रृंखला में यह एक कार्य था। ऐसे अन्य और कार्यों के बारे में पूर्ण जानकारी लेने के लिए हम आ चुके हैं इनके गांव लखाईडी। आइए आपको ले चलते हैं इनके घर। ये जो गांव हम लोग की जितनी समस्या है, जैसे कि एला गांव की जो आप ये सड़क है, पक्की सड़क गांव के बीच में, वो भी यहाँ उबड़ खाबड़ पहले था, लेकिन इस हम लोग के भाई ग्राम प्रधान की मदद से, इनके सहायक से अभी जितने भी इस गांव में टोला है सब टोला तक पक्की सड़क चल गई है। अब प्रयास करते हैं गांव वाला को मिलजुल कर प्रधान जी की सहायक से कि हमारा टावर भी हो जाए, इंटरनेट की सुविधा भी हो जाए, और जो रोड की जो समस्या है गांव से मुख्य सड़क तक, उसकी समाधान भी हो जाए।
अपने प्रयत्नों से निरंतर सबका भला करने वाले श्री कान्हूराम टुडू न केवल अपने गांव और आसपास के क्षेत्र बल्कि पड़ोसी राज्यों तक विख्यात हैं। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। जोहार। जोहार। आपने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों की भलाई या कह लीजिए समाज के उत्थान में लगा दिया, मगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा? मैं इस लखाईडी गांव में ही मेरा जन्म हुआ था और जब से मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो भी देखा कि इस गांव में ना कोई रोड है, ना कोई रास्ता है या कोई स्कूल है, आने जाने का भी बहुत मुश्किल था। और मेरे पिताजी लोग इस गांव में रहते थे और उसी समय इस हमारे गांव में बहुत मकई का खेती होता था और सरसों का भी खेती होता था। जैसे इस गांव में जो स्कूल नहीं था तो मेरे पिताजी लोग इस गांव में स्कूल चलाने के लिए बात किए। एक गांव का ही एक शिक्षित लड़का था, वही हम लोगों को पढ़ाता था और वो भी हम लोग तो पैसा नहीं दे पाते थे, माने साल में उसको हम लोग धान देते थे। वैसा करके करीब करीब 10-12 साल विद्यालय स्कूल चला और तो भी से देखा कि सरकार की तरफ से तो कोई है नहीं। फिर जब मैं कुछ बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद देखा कि सब गांव में आने जाने का रास्ता है और यहाँ तो हम लोग पैदल के बिना बैलगाड़ी भी नहीं आता जाता था। तो मैंने बाहर विद्या निकेतन हिंदी हलूदपुखुर हाई स्कूल हल्दीपुखुर में पढ़ कर के मैं तो पहले ओल्ड ये था कोर्स था, जैसे 11 में होता था मैट्रिक, मैं 10 क्लास पढ़ कर के छोड़ दिया। तो फिर पिताजी का उम्र काफ़ी 90 के लगभग हो गया, तो मेरे को पढ़ाई बहुत ज़बरदस्ती से छोड़ना पड़ा। तो फिर उसके बाद 2 साल इस गांव में रहकर पिताजी का एक्सपायर हो गया। वो पिताजी पहले इस गांव का प्रधान था, तो फिर गांव वाले ने सब बात उठ करके मेरे पिताजी के बदले मेरे को गांव का प्रधान बना दिया। बनाने के बाद मैंने देखा कि इस गांव को तो संभालना होगा और इस गांव में संथाल हो, मुंडा और ये आदिम जनजाति लोग रहते हैं। गांव में रहने वाले बच्चे अक्सर कुछ दूरी तय करके अपनी शिक्षा के लिए स्कूल जाते हैं, परंतु गांव अगर सुदूर हो, जंगलों के बीच, जहां न आने जाने का कोई रास्ता हो, तो शिक्षा पाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और तब यह और भी मुश्किल हो जाता है जब आर्थिक स्थिति ठीक ना हो। किंतु माता पिता के प्रयास से बच्चों को सारी कठिनाइयों से लड़ते हुए शिक्षा देना इस बात की ओर इशारा करता है कि शिक्षा के प्रति उनका झुकाव कितना है। ऐसा ही कुछ कान्हू जी के साथ उनके माता पिता ने किया। किंतु पढ़ाई के दौरान पिता के देहांत के बाद कंधों पर जिम्मेदारियां आने के बाद इन्होंने अपने गांव वापस लौटने का निर्णय लिया। और इसमें पिताजी भी कोई एक भाई था और मैं भी एक भाई हूँ। मेरा 2 बहन है, बहन को शादी कर दिया और मैं भी शादी हो गया। वो उड़ीसा के तिरिंग थाना के पूर्णा पानी से हुआ और मेरा 4 बच्चा है, 3 लड़का और 1 लड़की। ये चारों बच्चा मैंने पढ़ाया, सब बाहर में ही। एक बड़ा वाला इंटर पास किया और उससे छोटा वाला नॉन मैट्रिक है। उससे छोटा वाला जो अभी दिल्ली में IAS का कोचिंग कर रहा है। एक बार तो मेन पेटी दुनों में निकाला था, लेकिन इंटरव्यू में छटा गया और अभी वो कोचिंग कर रहा। कोचिंग के साथ साथ वो LLB भी कंप्लीट किया और बेटी रांची में PhD कर रही है। और इस हमारे घर तो आप देख रहे यही है मेरा घर। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां लोग दिन भर नशे में रहते हैं और अपना भविष्य बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि झारखंड में हड़िया महुआ का प्रचलन है।
लोग इसका उपयोग कर नशे में चले जाते हैं और कामकाज के प्रति उनका ध्यान नहीं रहता, जिससे उनका घर परिवार बिखर सा जाता है। इसी नशे की आदत में गांव के लोग हुआ करते थे। तब श्री कान्हू राम टुडू जी के प्रयास से न सिर्फ अपने गांव में बल्कि आसपास के गांवों में भी नशाबंदी कार्यक्रम करके लोगों को इनसे मुक्त किया और सुरक्षित भविष्य के लिए शिक्षा के प्रति उनका ध्यान आकृष्ट किया, जिससे लोगों का भविष्य बन सके। आज यह गांव नशा मुक्त गांव के साथ साथ एक ऐसा गांव है जहां कभी चोरी तक नहीं होती। जब से मैं प्रधान का काम संभाला तभी से इस गांव को पूर्ण रूप से नशा मुक्त का अभियान चलाया और सभी संथाल हो, मुंडा और ये सोबर लोग अपना नशा से दूर हो गया। और उसके बाद जब नशा से दूर हुआ तो हमने सोचा कि इस गांव में तो स्कूल नहीं है, तो गैर आवासीय विद्यालय के रूप में गांव वालों को मिलजुल करके 15 साल तक चलाए। 15 साल चलाने के बाद 2000 में कोमल किशोर सोन IAS प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में जो हमारे डुमरिया प्रखंड में आया और आकर के इस गांव आने के लिए हम लोग न्योता किए। आकर के देखा कि विकास से कोसों दूर है इस गांव, तो उसी समय 2000 में ही स्कूल भवन का स्वीकृत हो गया, जो जिस स्कूल में अभी बच्चे पढ़ते हैं। तो ऐसा करते करते 2010 में हम लोग फिर आवासीय विद्यालय चलाना शुरू कर दिया, जो 300 बच्चे बाहर के सब 300 बच्चे हम लोग रखे। तो ऐसा करते करते जो आराधना पटनायक शिक्षा सचिव जो बनी तो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय का दर्जा दिया और इस गांव को अपने गोद में ले लिया है। इसीलिए ये हमारे गांव में गली गली तो रोड है, लेकिन ये मेन रोड से अभी जुड़ा हुआ नहीं है। ये मैं प्रयास करता हूँ कि ये भी हो जाएगा और ये टावर भी लगा है BSNL का, ये भी चालू तो हो जाएगा। मैं हमेशा के लिए इस काम में लगा हूँ और इसके साथ साथ नशा मुक्त का अभियान झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल मिला करके करीब 17-18 लाख लोगों को नशा मुक्त करा दिए हैं। और हमारे इस पहाड़ में पहाड़ को अपने गांव वालों की देखरेख में हम लोग रक्षा किए हैं। इनका परिवार भरा पूरा परिवार है। आज गांव के विकास में, उनके कार्यों में पूरे परिवार का सहयोग इन्हें हमेशा मिलता है। इनका मानना है कि गांव के एक एक सदस्य इनका परिवार हैं। उनके सुख दुख में ये हमेशा खड़े रहते हैं और उनके गांव के विकास के प्रयास में गांव के सभी लोग कदम से कदम मिलाकर इनका साथ देते हैं। यही कारण है कि गांव का विकास तेजी से की जा रही है और गांव के हित में जो भी आवश्यक जरूरतें हैं उन्हें गांव तक लाने के प्रयास में उनके साथ सभी लगे हुए हैं। हमारे इस अड़ोस पड़ोस में कुछ अनाथ बच्चा है, उन लोग पढ़ नहीं पा रहा है, तो मैंने उन बच्चे लोगों को देख करके ये गांव में बैठक किया। बैठक करने के बाद अनाथ बच्चे लोगों को शिक्षा देने का संकल्प लिया। तभी से हम लोग रेसिडेंशियल स्कूल को चलाए जो सब अनाथ बच्चे को रखे। तो अभी तो फिर हम लोगों का 300 बच्चा था, जो रेसिडेंशियल का दर्जा जो लड़का लोगों का मिला, तो लड़की लोग तो अभी वंचित हो गए। ये भी हम लोग गांव में बैठक किए। बैठक करने के बाद हम लोग निर्णय लिया कि लड़की बच्चे लोगों को अपना, हम लोगों का एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ये सारे लड़की बच्चे अभी 192 बच्चे हैं, जो हम लोग गैर आवासीय के रूप में बच्चे लोगों को रखे हैं। और ये हम लोगों का झारखंड सरकार ने इन लोगों के लिए हॉस्टल बना दिया है। अभी 1-2 दिन में बच्चे लोगों को हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। और उसी तरह हो, ये शिक्षा जो आगे नहीं बढ़ेगा तो गांव का विकास भी नहीं बढ़ेगा। और इसीलिए शिक्षा में हम लोग ज़्यादा तो
ध्यान दिए हैं और नशा मुक्त में ज़्यादातर ध्यान दिए हैं। आदिवासी समाज में चाहे वह झारखंड हो या देश का कोई भी प्रांत, उनका वर्षों से प्रकृति के साथ लगाव रहा है। रीति रिवाज, पारंपरिक त्योहार मनाते आ रहे हैं, जिसमें कुछ ऐसे त्योहार भी थे जिसे जंगल के जीव जंतु कम हो रहे थे। ऐसी परंपरा को रोककर जीव जंतुओं के संरक्षण का काम भी कान्हू राम जी कर रहे हैं। इनके साथ ही जंगल में आग न लगे, इसके लिए सभी ग्रामवासी सतर्क रहते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। और ये पहाड़ को रक्षा करना, इसमें भी हम लोग बहुत ध्यान दिए हैं। बहुत सारे पहाड़ में लोग सेंद्रा भी करते हैं और पहाड़ में आग लगने भी देते हैं, लेकिन हम लोग आग लगने भी नहीं देते हैं। और इतने सुंदर पहाड़ है, इसमें बहुत प्रकार का जानवर भी है। और आज तक दुर्भाग्य की बात है, इस पहाड़ में जितने भी हाथी, भालू, किसी का अवैध पातन नहीं किया है और ना ही हम उसको मारते हैं। इतना घने जंगल है, आज तक किसी को ना सांप काटा है, कोई भी नहीं काटा आज तक। ये भी एक आश्चर्य की बात है कि रात को इस गांव में मच्छर नहीं काटता है। और पूजा हम लोग तो प्राकृतिक का पूजा करते हैं, ये रीति रिवाज को हम लोग बहुत मानते हैं। इसी के वजह से आज तक इस गांव इतना सुरक्षित है। और झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में हम लोग लगे हुए हैं कि उस सब आदिवासी का गांव भी थोड़ा सा डेवलप में आ जाए और शिक्षा को बढ़ावा दें। इसीलिए अभी तो 16-17 लाख लोगों को हम लोग जागरूक किए हैं, तो फिर हम लोगों का प्रयास जारी है और जारी रहेगा। गांव वाले भी बहुत हमको साथ देता है। सुदूर गांव होने के कारण ना अच्छी सड़क थी और न बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल। गांव के बच्चे 10-12 किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ के नीचे स्कूल जाया करते थे, जिससे उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ऐसी स्थिति देखकर श्री कान्हू जी ने गांव में ही बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था करने की पहल की और छोटे से एक झोपड़ी में बच्चों को शिक्षित करने की शुरुआत कर दी। बाद में उस स्कूल को सरकार द्वारा मान्यता देकर मिडिल स्कूल तक किया गया, जिसमें गांव के बच्चे और आसपास के रहने वाले गांव में जो बच्चे थे वे शिक्षा लेने आया करते थे। यहाँ जो ग्राम प्रधान श्री कान्हूराम टुडू इस गांव को विकास करने के लिए बहुत काफ़ी दिनों से लगे हैं। पहले इस गांव तो बहुत कुछ विकास नहीं हुआ था, रोड भी नहीं था, स्कूल नहीं था। जो कान्हूराम टुडू ने, ग्राम प्रधान ने विकास के काम में लगकर बीडीओ, सीओ, डीडीसी, डीसी के साथ वो विकास काम के बारे में लिखे, आवेदन लिखने के बाद ये अभी विकास हुआ। लेकिन इससे पहले तो स्कूल नहीं था। जैसे कि स्कूल 2000 से शुरू हुआ, 1997 में स्कूल तो सरकारी हो गया है, लेकिन इससे पहले स्कूल नहीं था। तो जैसे कि यहाँ ये डुमरिया प्रखंड में श्री ये के रूप में, वीडियो के रूप में कमल किशोर सोन ने आए थे, ये वीडियो बने थे, वीडियो के रूप में आए थे। उसी समय से कमल किशोर सोन ने इस गांव को दौरा किया। दौरा करने के बाद वो देखा कि इस गांव में कोई विकास नहीं हुआ, ना स्कूल है, ना रोड रास्ता है, ना कुछ, ना खाने के लिए पानी है या कुछ नहाने के लिए तालाब है। तो वो उसने जो देखा तो इस गांव को विकास करने में वो लगे। जैसे धीरे धीरे 2000 ईस्वी में स्कूल बन गया, ये जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय बन गया। और इसके बाद धीरे धीरे जितने भी ये हैं बिल्डिंग है धीरे धीरे बन गया। इसके बाद 2016 में ये समर्थ आवासीय विद्यालय के नाम से पहले था, लेकिन अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम से जाना जाता है। और इसे पहले इसमें कुछ नहीं था, यानी हम लोग का रास्ता तो पगडंडी रास्ता से आना जाना करते थे। जैसे कि लखाड़ी गांव के लोग पैदल से जा करके मतलब
10-12 किलोमीटर पैदल से जाते थे। नीचे हम लोग साइकिल रख देते थे, साइकिल से वो डुंगरिया प्रखंड जाते थे या कोई बाजार जाते थे। और उससे अभी धीरे धीरे इस गांव में जो विकास हुआ तो सबके घर में बाइक है, बाइक से हम लोग यहाँ घर से आना जाना करते हैं, अभी कोई तकलीफ है। और एक बात है कि जैसे हमारे इस गांव ये बिहार जंगल के अंदर है, बीच में है, तो पहले हम लोग को वोट देने के लिए 30 किलोमीटर जाना पड़ता था भीतर अमदा। जैसे कि यहाँ से हम लोग उड़ीसा होके जाते थे, वो उड़ीसा में हम लोग रुकते थे, कुछ खाते हैं पीते हैं, फिर चले जाते हैं वोट देने के लिए। फिर वहाँ से आते हैं, वो उड़ीसा के जो गांव है काहूतुका, उसमें हम लोग फिर पानी वानी पीते हैं, खाते हैं, नाश्ता करते हैं, इसके बाद घर लौट के आते हैं। तो बूढ़ा बूढ़ी लोग बहुत परेशान होते हुए वोट देने जाते थे। लेकिन अभी इस साल से चुनाव आयोग का कृपा से इस गांव में बूथ हुआ तो बहुत ही हम लोग को अच्छा लगा। इसके बाद मिडिल क्लास से निकलकर बच्चों को आगे की शिक्षा के लिए दूर गांव जाना पड़ता था। इसे देखते हुए श्री टूडू जी के प्रयास से स्कूल को उच्च शिक्षा के लिए 10वीं तक कर दिया गया, जो कि बच्चे दूसरे गांव से आकर यहां शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और सड़क की स्थिति ठीक न होने के कारण रोज रोज शिक्षक और बच्चों का आना संभव नहीं हो पाता था। इसलिए यही आवासीय स्कूल की तरह व्यवस्था की गई, जिसमें बच्चे यहीं रहकर पढ़ सकें। बच्चे लोग इस रूम में ही सोते थे और यही बिल्डिंग था। पहले तो झुपड़ी था, झुपड़ी के बाद में ये बिल्डिंग उसके प्रयास से ही ये बना, ये 2 बिल्डिंग बना। उसके बाद फिर उसको भी बनाया वो उस बिल्डिंग को। तो वो रात में जब आते थे हम लोग यही सोते थे, बच्चा टीचर और बच्चा बच्ची सब एक ही रूम में, सब अलग अलग रूम में टीचर सोते थे। सोने के बाद में सबको हम लोग रात को भी पढ़ाते थे और हम लोग एक ही दिन स्कूल आते थे और एक ही दिन माने सोमवार को आते थे और फिर शनिवार को जाते थे। हम लोग का रहन सहन इसी में था और हम लोग को उस समय तनख्वाह भी मात्र 500 रुपया मिलता था। ये रोड भी बना, उसी के प्रयास से रोड बना, पुलिया बना, जितने भी रोड बना। पहले हम लोग जब आते थे नीचे से बारूगोड़ा से, हम लोग पैदल चल करके आते थे। उसके प्रयास से ही वो ऑटो लिमिटेड RBS कंपनी के सहयोग से उसने बच्चे को रखने के लिए, जो हॉस्टल में छात्रावास में रहते थे, वो खान पान की कितना चावल मिलता था तो उसको हम लोग ढो करके अपना सब बच्चा, प्रधान भी जाते थे, कंधा में अपना ढो करके लाते थे। तो उन्हीं के बदौलत आज 2 छात्रावास बना, पुलिया बना, रोड बना और एक आवासीय विद्यालय बना। गांव के स्कूल में बच्चों को आज के समय के अनुसार शिक्षा देने के लिए विभिन्न तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे सुदूर गांव के बच्चे स्मार्ट क्लास से जुड़ सकें। इस स्कूल में लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी शिक्षित किया जाता है, किंतु कठिनाई यह थी कि लड़के तो स्कूल परिसर में रुककर अपनी शिक्षा पूरी कर रहे थे, किंतु लड़कियों के रहने के लिए कोई आवासीय सुविधा नहीं थी। तो पहले तो यहाँ रास्ता नहीं था और उस समय मैं ISC पास किया हुआ था और वैसे एक दिन प्रधान जी मेरे घर आ गए, है ना। प्रधान जी घर आने के बाद हमको बोले कि चलिए हम लोग का तो थोड़ा सा टीचर की ज़रूरत है, स्कूल हम लोग नया अभी स्कूल UMS हो गया है, टीचर का ज़रूरत है और ले जाएंगे। तो जैसे आए तो बहुत मुश्किल लगा, एकदम पूरा पैदल से आए, पूरा जंगल वाला रास्ता था। तो वो बोले कि कोई बात नहीं, हम लोग गांव वाला आपके सपोर्ट में है और उनका बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पर स्कूल बनाने के लिए, हाँ, स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए। स्कूल के शुरुआती दौर में श्री कान्हू राम टूडू जी के प्रयासों से शिक्षकों को बच्चों की शिक्षा देने के लिए जोड़ा गया, जो अपने आप में बहुत कठिन कार्य था, क्योंकि गांव तक पहुंचने के लिए उचित सड़क व्यवस्था, यातायात के साधन नहीं थे। यह इन्हीं का प्रयास था जिससे लोग जुड़े और बच्चों में शिक्षा का प्रसार किया गया, जो आज देखते ही बनता है। बहुत सी कठिनाइयों को पार करते हुए शिक्षक यहाँ के बच्चों को शिक्षा देने के लिए आते हैं और बच्चे भी उतने ही मन से शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद ये जो क्षेत्र है ये दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में अवस्थित है, जो कि हम लोग को आने जाने में बड़ी ही दिक्कत होती है।
आने जाने में रास्ता बहुत ही ख़राब है, पत्थर निकला हुआ है, जिसमें आने में हम लोग को दिक्कतें होती है। जितना भी शिक्षकगण है, बाहरी अभिभावक जो आते हैं बच्चा को भेंट करने के लिए, वो सड़क मार्ग से आते हैं, जो कि उनको परेशानी होती है। दूसरी बात है, यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है, बच्चा भी बहुत ही सुंदर है और प्रधान जी का जो व्यवहार है वो बहुत ही प्रियदायक है। इस स्कूल के बच्चों को देखकर यह प्रेरणा मिलती है कि अगर लोग कुछ चाह लें तो उसे करना मुश्किल नहीं होता। पहाड़ों के बीच बसे इस स्कूल के बच्चे शहरी स्कूलों के बच्चों से कहीं कम नहीं हैं। इनका रिजल्ट लगभग 100% आना अपने आप में यह बतलाता है कि इन्हें किस स्तर की शिक्षा दी जा रही है। आज यह बच्चे किसी से कम नहीं हैं। मेरा गांव दामोडी है तथा मैं खैरबनी पंचायत के अंतर्गत ही आता हूं। तो मेरा यहाँ पढ़ाते हुए 2 साल हो गया। तो हमने सुना था कि ये लखाईडी, बहुत पहले सुने थे कि लखाईडी बहुत ही पहाड़ों के ऊपर स्थित है। तो उस समय यहाँ आने के लिए रास्ता भी नहीं था, लोग पैदल चल के आते थे। फिर धीरे धीरे इनका विकास हुआ, यहाँ पे रास्ता बनी, यहाँ 2 विद्यालय खोला गया, एक रेसिडेंशियल स्कूल खोला गया, एक यूएमएस खोला। रेसिडेंशियल हालांकि बाद में हुआ। तो ये सब विकास के पीछे हमारे ग्राम प्रधान कानूराम टुडू जी का ही हाथ है। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किए और यहाँ पे विद्यालय बनवाए, रोड बनाए, मैंने बहुत सारा ओवरऑल बोला जाए तो बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ। ये बहुत ही अच्छा जगह है। ना कि बच्चे सिर्फ शिक्षा ग्रहण कर अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरुआत की गई खेलो इंडिया खेलों के तहत खेल में भी जिला स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। यहाँ के बच्चे चाहे कराटे हो, फुटबॉल हो या बैंड बजाने की बात, किसी बच्चों से कम नहीं और जिला स्तर पर उनकी भागीदारी के साथ यह तय हो जाती है कि इन्हें पुरस्कार मिलना निश्चित है। यहाँ के बच्चे बहुत ही होनहार हैं। जितना बार भी हम लोग का इंटर स्कूल कंपटीशन हुआ नेताजी का डिस्ट्रिक्ट लेवल में, सब में वो ओवरऑल चैम्पियन होते हैं। सब खेल में उपस्थित, फुटबॉल इन लोग का बहुत ही अच्छा खेलते हैं। तथा इस बार 2024 में मेरा एक बच्चा जिला स्तर को जीत करके राज्य स्तर में शॉटपुट में गया हुआ था, जिसमें वो असफल रहा, लेकिन जिला स्तर में वो प्रथम प्राइज मिला था। उसके बाद कराटे में भी सब बच्चे ओपन ट्रायल मैच में अच्छा किए हैं, जिला से उत्तीर्ण होकर के डिस्ट्रिक्ट गए हैं और यहाँ जो खेल का है सब बहुत ही अच्छे हैं। तथा इस साल 2024 में मेरा बच्चा का जो क्लास 10 का बच्चा अपियर हुए थे, तो उसमें 100% रिजल्ट हुआ, जिसमें सबर और आदिवासी जितने भी बच्चे थे, एसटी बच्चे, सब पास किए हैं 100%। वैसा 9 क्लास का भी 100% पास हुआ है और 8 का भी। और आशा करते हैं कि इस साल में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस साल भी हम लोग 100% परीक्षा फल दें। समाज के प्रति श्री कान्हूराम टुडू जी की इतनी सहानुभूति है कि जब इन्होंने कुछ अनाथ किशोरियों को देखा तो उनके रहने की व्यवस्था के साथ साथ खाने और शिक्षित करने की जिम्मेदारी भी स्वयं उन्होंने ले ली। इन अनाथ किशोरियों का नामांकन गांव के स्कूल में कराया और इनके मुश्किलों को देखते हुए आज लड़कियों के लिए भी आवासीय भवन का निर्माण करवाने की पहल कर गांव में आवासीय निर्माण न सिर्फ लड़कियों के लिए बल्कि लड़कों के लिए भी करवाया, जिसमें रहने के साथ साथ बिजली, मुफ्त खाना की भी व्यवस्था की गई, जिससे लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर अपने भविष्य सुनिश्चित और सुरक्षित कर सकें। इसका हॉस्टल बनाने का ज़रूरत इसीलिए पड़ा कि इस गांव में शिक्षा माने बहुत ढंग से होता है। जैसे कि माने छोटे छोटे बच्चे भी अपना हिंदी का बात बोल पाते हैं और इस शिक्षा के प्रति मैं भी बहुत टाइट हूँ, तो इसीलिए बाहर के बच्चे बहुत आने लगा। हम लोगों का ये जो क्लासरूम में ही बच्चे लोग तो अभी फ़िलहाल है, तो इसीलिए हम लोग तत्कालीन उपायुक्त विजया यादव जी थी, उसी के कार्यकाल में हॉस्टल का मांग किया, वो भी बेचारी तुरंत दे दिया। बॉयज़ हॉस्टल और
लड़की लोगों का हॉस्टल दोनों बराबर बन गया। इसीलिए ज़रूरत पड़ा कि बाहर से बच्चे बहुत आते हैं अच्छा शिक्षा को देखकर। भारत की आज़ादी के इतने वर्षों बाद पहली बार इस गांव के लोगों ने अपने मतदान अधिकार का उपयोग किया। श्री टूडू जी के प्रयास से 2024 में वोटिंग बूथ बनाया गया, जिसमें लोगों ने उत्साहपूर्वक अपने मतदान का उपयोग किया। इससे पहले सुदूर गांव में पैदल 2 घंटे का समय लगाकर लोग अपना मतदान देने जाया करते थे। दूर होने के कारण वैसे लोग जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं या बुजुर्ग अपने मतदान के अधिकार का उपयोग नहीं कर पाते थे। इस बात को लेकर गांव में उत्साह है कि अब उनके गांव में ही उनके अधिकार के लिए वोटिंग बूथ बनाया जाने लगा है। लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मतदान का अधिकार का उपयोग किया। प्रधान जी खासकर तो स्कूल के प्रति तो बहुत ही उनका ये है कि पहाड़ के इलाके में उनका प्रधान जी के प्रयास से ही लखाड़ी में एक आवासीय स्कूल चल रहा है। साथ में यूएमएस मिडिल स्कूल भी चल रहा है। तो उनके प्रयास से ही यहाँ पर जो आवासीय विद्यालय यहाँ खुला गया है, उन्हीं के प्रयास से ही यहाँ पर खुला गया है। साथ में यहाँ पर बच्चा दूर दूर से रहते हैं, तो उनके मार्गदर्शन में ही यहाँ पर बच्चे लोग पढ़ते हैं। साथ में यहाँ का टीचर सभी कोई उनके मार्गदर्शन से ही यहाँ पर पढ़ाते हैं। साथ में ग्राम प्रधान का जी यहाँ स्कूल के प्रति बहुत ही रुचि है कि पढ़ाई कैसे होता है क्या नहीं। भारत एक विकासशील देश है और इसे गांव का देश कहा जाता है। जब हमारे गांव में विकास होता है तो लोग उस विकास के रास्ते अपना भविष्य बनाते हैं और विकास के लिए आवश्यक है कि हम अपने अधिकारों और आवश्यक सुविधाओं के लिए जागरूक रहें, ताकि हम अपने उन सुविधाओं के लिए प्रयास कर सकें जिससे हमारे समाज, हमारा गांव का भविष्य उज्जवल हो सके। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है किसी भी गांव को नशा मुक्त करना। जब हम नशा मुक्त रहते हैं तो अपने भविष्य के प्रति सजग रहते हैं और यही कारण है कि आज टूडू जी के प्रयास से उनका गांव एक विकासशील गांव बन गया है। व्यक्तिगत रूप से तो करीब करीब 2017 से जान रहे हैं और जैसा सुना है कि 1985 से वो स्कूल चला रहे थे यहाँ पे। तभी मतलब कुछ बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं था, न रोड रास्ता था, ऐसे ही एक झोपड़ी में चलाते थे स्कूल। अच्छा लगता है सभी गांव के लिए। मेरा ससुर ही सब कुछ सोचते हैं मैं इस गांव अच्छा डेवलप हो, सबके लिए सोचते हैं जी। अच्छा लगता है। तो पहले तो यहाँ रोड भी नहीं था। जब मेरा शादी हुआ पहले रोड नहीं था, पैदल ही आए थे यहाँ। उस टाइम जंगल पैदल आए। फिर कुछ दिन बाद ऐसे मेरा ससुर का ही देन है, वो बहुत ये किए, सबसे परिचय है और रोड का भी ये किए। और अभी रोड बन गया, अभी गाड़ी से हम लोग आते हैं, पहले पैदल ही आते थे। और इस यहाँ मेरा ससुर का चलते ही नशा मुक्त गाँव है। कोई भी यहाँ नशा नहीं करते हैं। यहाँ सबर लोग भी नशा नहीं करते हैं। श्री कान्हूराम टूडू जैसे व्यक्तित्व के लोग अगर पूरे देश के गांव में हो जाएं, तो गांव की दशा और स्थिति बदलते देर नहीं लगेगी। बस एक प्रयास की जरूरत होती है, जिसमें लोगों को साथ लेकर चलना होता है और लोगों को यह समझाने की कोशिश करनी होती है कि हमारे विकास के लिए प्रयास करना कितना जरूरी है। वह दिन दूर नहीं जब ऐसे प्रयास करने वाले लोग इनसे प्रेरणा लेकर अपने अपने गांव की दशा बदलने की पहल करते नजर आएंगे और तब हमारे गांव की स्थिति एक विकासशील गांव की तरह होगी। एक नया झारखंड इसी प्रेरणा के साथ बनाया जा सकता है। बताना चाहूँगा कि हमारे जो प्रधान जी है, वो प्रधान जी यहाँ के इस गांव के प्रधान जी हैं, लखाईडी गांव के। उनका बहुत ही अथक प्रयास से
काफ़ी संघर्ष से उन्होंने क्या किया है कि अपने गांव में विकास को लाया है। जैसा कि एक ऐसा है, एक समय ये हमारे यहाँ पे जो स्कूल है अभी उत्क्रमित मध्य विद्यालय लखाईडी, ये स्कूल नहीं हुआ करता था। 1997 में स्कूल स्थापित हुआ है। उससे पहले भी प्रधान जी जो हैं अपने से लोगों का सहयोग लेके किसी तरह से बच्चों को 15 साल तक पढ़ाते आए हैं। जब इस जगह पे स्कूल का नामो निशान नहीं था तब वो शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे थे। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे आने के लिए भी लोगों को घंटों समय लगता है। रास्ते नहीं है अच्छे, सुविधाएं नहीं है अच्छे, फिर भी लखाईडी गांव में प्रधान जी के प्रयास से बहुत से सुविधाएं यहाँ पे आए। पुल पुलिया, श्रमदान से रोड, स्कूल बनवाए। स्कूल बनवाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, साथ ही साथ उन्हें कोर्ट कचहरी का भी जाना पड़ा। उस समय जब रोड नहीं थे तो उस समय उन्होंने इस जगह पे स्कूल स्थापित करने के लिए बहुत लोगों से मिले, सहयोग मांगे। सहयोग से उनका यहाँ पे स्कूल बना। रोड ना होने के कारण स्कूल बनने के लिए जो भी सामग्रियों की आवश्यकता होती है वो पहाड़ों से लाया जाता था और लोगों को सहयोग से सारे सामग्रियों को इस पहाड़ की ऊंची चोटी पर लाकर इस स्कूल को बनाया गया। स्कूल बनने के बाद यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं जो कि बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए या सभी लोगों के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। उसमें भी उनका प्रयास है कि किसी तरह से यहाँ पे एक उप स्वास्थ्य केंद्र हो जाए तो अच्छा रहेगा। वो अपने अंदर पे बहुत से बच्चियाँ हैं, अनाथ बच्चियाँ हैं जिनका देखभाल करते हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, उनका लालन पालन कर रहे हैं ताकि उनका एक सुंदर भविष्य का निर्माण हो सके। इस तरह से प्रधान जी जो हैं हमेशा से ही लोगों के बीच जाकर उनके समस्याओं को सुनते हैं, उनको समझते हैं और अपने विवेक से किनसे मिलना है, कैसे प्रशासन से सहयोग लेना है और विकास को कैसे एक आम आदमी तक पहुंचाना है, इसके लिए वो बड़ा ही कदम उठाते हैं। चाहे जो भी करना पड़े, लोगों से 10 बार मिलना पड़े, उनसे रिक्वेस्ट करना पड़े, कुछ भी करना पड़े ताकि उनके गांव में जो असहाय लोग हैं उनको कैसे विकास का उपयोग हो मिल पाए, उनको विकास से सहयोग हो पाए, लोगों को सुविधाएं मिल पाए। इस तरह का बहुत वो प्रयास करते हैं। अपने ही प्रयास से लोगों के साथ बीच में बैठ के विचार विमर्श करके इस गांव में पूरी तरह से अपने ही गांव को नहीं, आसपास के गांव को भी नशा मुक्त कर दिए। आज एक ऐसा समय है कि यहाँ पे कोई भी लोग नशा करने के लिए नहीं आ सकते या यहाँ पे नशा का सामग्री मिलेगा ही नहीं उनको, ना नशा करके कोई इस गांव में आ सकते हैं। ऐसा वातावरण यहाँ पे उन्होंने बनाया है। नशा मुक्ति करके एक बहुत ही बड़ा उन्होंने मिसाल दिया, बच्चों को शिक्षा देकर और बहुत बड़ा मिसाल कायम किए हैं। तो प्रधान जी का जितना तारीफ़ किया जाए वो कम है, क्योंकि इतने बड़े जंगल क्षेत्र में, पहाड़ियों के बीच में, जहाँ वातावरण की चुनौतियाँ अलग प्रकार से है, बारिश हो रही है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है, पानी की सुविधा कम है, पीने के लिए अच्छे पानी की गुणवत्ता वाली पानी नहीं है, भोजन कैसे यहाँ पे आएगा, लोग अपने रोज़गार कैसे करेंगे। तो ये बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, लेकिन प्रधान जी कभी हार नहीं माने और हमेशा से ही अपने गांव और साथ ही साथ समाज के और भी जितने गांव हैं उनके लिए हमेशा से कार्यरत रहे और कोशिश करते आए कि सबका भला हो सके। किसी भी गांव के विकास के लिए आवश्यक जो चीज़ है वह श्री टूडू जी के द्वारा उनके प्रयास से उनके गांव लुईकाडी में उपलब्ध कराए गए। पानी की बात करें तो जल मीनार में लोग पानी भरते, कपड़े धोते, बर्तन धोते नजर आ जाते हैं। सड़कों पर बिजली के खंभों में लाइट रात को जगमगाती है। सड़क निर्माण गांव के अंदर पूरी तरह किया जा चुका है। जो थोड़ी बहुत कठिनाइयां हैं उसे भी इनके प्रयास से समाप्त की जा रही है। एक हमारे भैया के साथ एक दिन हम आए थे, कुछ जड़ी बूटी का दवाई बनाते हैं प्रधान जी सुने थे, तो कुछ चिकित्सा के संदर्भ में आए थे, तो उनसे भेंट हुआ। तो उनके बाद उनका व्यक्तित्व के बारे में मुझे पता चला। कई सालों से हम आ रहे हैं तो धीरे धीरे हम लोग भी आना जाना शुरू किए, तो पता चला प्रधान जी का व्यक्तित्व के बारे में कि प्रधान जी किस तरह से इस गांव के लिए क्या क्या योगदान दिए हैं और किस तरह से पहले इसका भौगोलिक स्थिति क्या था इस गांव का, उसके बावजूद भी प्रधान जी इस गांव का डेवलपमेंट के लिए, उसका विकास के लिए योगदान दे रहे हैं। तो फिर हम लोग भी अभी प्रधान जी के बारे में जानने की कोशिश की है, बहुत कुछ जाने की वो किस तरह से लोगों का भला कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं और पर्यावरण का सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या क्या योगदान दिया। जैसे पता चला कि हम लोग को कि सेंद्रा पर्व के माध्यम से जो जंगलों में जो पेड़ पौधा का कटाई होता था या जंतु जानवरों का जो शिकार होता था उन पर रोक लगाए हैं
प्रधान जी, और उसके माध्यम से कई तरह का पर्यावरण का सुरक्षा हुआ और इस तरह से प्रधान जी का पर्यावरण सुरक्षा में भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और इस गांव का विकास के लिए प्रधान जी का स्कूल बनाने में लेके, सड़क बनाने में लेके, हॉस्टल वगैरह, यहाँ का जो भी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, प्रधान जी का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। और इसमें प्रधान जी का एक बहुत बड़ा योगदान मानते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे कुछ था नहीं, कुछ साधन नहीं थे इस गांव में, तब भी प्रधान जी डट के काम किए हैं और बहुत अच्छे तरह से उसका विकास करने में योगदान दिए हैं प्रधान जी। आज सभी मानते हैं उनको, प्रधान जी को इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से लोगों का भला कर रहे हैं, नशा मुक्ति योजना चलाए हुए हैं, जिस कारण से इस गांव में आज कोई भी नशा नहीं करता है। और अगल बगल गांव वालों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं कि गांव कोई नशा ना करे, और जड़ी बूटी का भी माध्यम से उनका वैद्य के रूप से मानते आए हुए हैं, जो चिकित्सक के रूप में करते हुए आए हुए हैं। एक ऐसा समय था जब लोग सुदूर गांव में पहाड़ों से नीचे उतरकर वोट देने जाया करते थे, किंतु बहुत प्रयास के बाद मतदान का अधिकार के लिए गांव में वोटिंग बूथ बनाया गया, तो लोगों ने चुनाव अधिकारियों को सम्मानित करके जोर शोर से अपने मतदान का उपयोग किया। एक त्योहार सा माहौल पूरे गांव में देखने को मिल रहा था। गांव के सभी लोग मतदान देने के लिए तैयार थे और आलम यह था कि 12 बजे दिन तक गांव के सभी लोगों ने अपने अपने वोट दे दिए थे। जो हमारे ग्राम प्रधान जी ने इस क्षेत्र को अपने प्राकृतिक और गांव के अनुसार वो अपना बहुत अच्छे कार्य किए हैं, और वो जो है वर्तमान में अभी यहाँ के जो प्राकृतिक से जो मिलता है जड़ी बूटी की जो दवाई, उसका भी मतलब उससे ग्रामीणों को सुविधा और स्वास्थ्य को भी सही दिशा में ये कर रहे हैं, लाभ पहुंचा रहे हैं। और यहाँ के जितने भी विकास कार्य हुए हैं, वो सब में उनका बहुत सहयोग और बहुत ही मतलब सहभागी है। हर इंसान कहीं ना कहीं से कुछ अच्छा करने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए कहीं ना कहीं से किसी न किसी चीज को देखकर प्रेरणा लेता है। हमारे जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब किसी चीज को करने की इच्छा हमारे मन में उत्पन्न होती है और वह हमारे मन मस्तिष्क में रहता है, और समय आते ही हम उस ओर अपने कदम बढ़ा देते हैं। ऐसा ही कुछ कान्हू जी के साथ हुआ और उन्होंने समाज के हित में कार्य करने की प्रेरणा लेकर लोगों के भलाई के लिए कार्य करना शुरू किया। जब भी हम लोग तो घर घर नहीं बुलाते हैं, हम लोगों का एक गांव के बीच एक ऊंचा द्वीप है, वहाँ से हम लोगों का डाकुआ बुलाता है, चारों तरफ के लोग सुनते हैं, तो हम लोग तो भी मीटिंग में बैठते हैं, तो सब आदमी सुनता है। तो सुनने के बाद ही ना ये आदिम जनजाति या सोबर लोग तो ज़्यादा शराब पीते हैं या हांडिया पीते हैं, उन लोग भी अभी 30-40 साल हो गया पूर्ण रूप से छोड़ दिया है। ये हमारा बात को बहुत मानता है, और आज तक मैं किसी को इतना 1000-2000 फाइन नहीं किया हूँ। जो भी छोटा मोटा समस्या होता है तो ये गांव में बात करके मैं निपटा देता हूँ। और दूसरा एक बहुत बड़ा समस्या हुआ कि इस गांव में आज तो कोई केस मुकदमा नहीं है, और इस गांव में कोई भी लोग ताला नहीं लगाते हैं कि चोर चामार नहीं हुआ। ये दुख की बात हुआ कि मेरे ऊपर ही एक केस बना हुआ है। 2009 में स्कूल बनाने के लिए ग्राम शिक्षा समिति के खाते पर 5 लाख कितना रुपया भेजा था। ये मैं ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी हूँ। मैं समय पर भवन नहीं बना पाया, माने यहाँ तो रोड रास्ता कुछ नहीं था। ये हम लोग गांव वाले मिल करके श्रमदान से रोड को बनाए, और वो भी माने हाफ ट्रैक्टर करके बालू गिट्टी यहाँ पहुँचता था। तो ऐसा करते करते तो समय पर मैं नहीं बना पाया, तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने मेरे ऊपर केस डाल दिया, जो मैं 1 महीने 11 दिन जेल में था। तो जेल में वहाँ बेल काल के निकालने के बाद वो केस 12 साल चला। इस साल जो फैसला हुआ फिर हमको सज़ा मिला। भवन सरकार
यूज करता है, लेकिन हमको सजा भोग रहा। ये बहुत सबसे बड़ा दुख है। इन्होंने अपने पिताजी से जड़ी बूटी द्वारा रोगों का इलाज करना भी सीखा और यह पहाड़ों जंगलों में जाकर जड़ी बूटी खोज खोज कर लाते हैं और गांव के लोगों की बहुत सारी बीमारियों को जड़ी बूटियों द्वारा ठीक भी करते हैं। इसलिए इन्हें कुछ लोग वैद्यराज के रूप में भी जानते हैं। यह कला इनको अपने पिता से विरासत में मिली, किंतु इन्होंने अपने प्रयास से बहुत सारे जड़ी बूटियों को समझा और जाना और उसे जानकर इनकी खूबियों को पहचानकर लोगों का इलाज किया करते हैं। ये आयुर्वेदिक का वैद्य तो पिताजी भी करता था, लेकिन मैं भी वो भी करता हूँ, उनसे भी कुछ सीखा हूँ। और बाद में एक आध जगह पर मैं ट्रेनिंग भी लिया, गठियाबात का, शुगर का और गैस का और मिर्गी का और जिनका सिर का बाल टकला हो जाता है उसका भी मैं दवा देता हूँ। और जिनको शादी करके 2-3 साल हुआ बच्चा उच्चा नहीं होता है उसका भी मैं दवा करता हूँ। और ये मलेरिया का भी मैं दवा करता हूँ। अभी तो मलेरिया नहीं है, पूर्ण रूप से हमारे लखाईडी में तो मलेरिया नहीं है। तो यही सब मैं दवा करता हूँ, अपना हाथ से चून करके, अपना पत्थर में पीस करके मैं गोली भी बनाता हूँ और चूर्ण भी बनाता हूँ और पीने वाला रिस्ट भी बनाता हूँ, जैसे बैद्यनाथ का ओशो का रिस्ट, बोबलूला रिस्ट, उसी तरह मैं बनाता हूँ। आज नेटवर्क के ज़माने में सोशल मीडिया के बगैर किसी का भी जीवन अधूरा है। इसकी बहुत सारी ज़रूरतें हमारे जीवन में पड़ती हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार के लिए आवेदन करना हो या नई नई जानकारी से अवगत होना हो, हमें मोबाइल नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है। गांव में सबसे बड़ी समस्या यही है कि नेटवर्क नहीं होने के कारण विभिन्न शहरों से इनका जुड़ाव कम हो जाता है। यही कारण है कि गांव में नेटवर्क हो, इस प्रयास में भी टूडू जी लगे हुए हैं। इनका ही प्रयास है कि सुदूर गांव में कला भवन का निर्माण किया जा रहा है, जहां कलाकार अपनी कला से लोगों को रूबरू करवा सकें। बहुत बड़ा मांग है कि वहाँ एक लखाईडी में स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। जो इतने सारे बच्चे हैं, किसी रात को अगर कोई बुखार उखार हो जाएगा तो स्वास्थ्य केंद्र रहेगा तो डॉक्टर भी रहेंगे। और एक मांग है यहाँ तो सभी गांव से वो अलग है, तो एक एम्बुलेंस अगर रह जाएगा तो रात के समय में भी किसी बच्चे को ले जाना हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। यही हम लोगों का दो ही सबसे बड़ा मांग है और सबसे ये है माने उम्मीद है। समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि प्रत्येक गांव में मुख्य धारा से जुड़े, शिक्षा को बेहतर चलाए और नशा मुक्त करे और गांव में इतना दंडित ना करे। अपना ग्राम के प्रधान ही अपना बात को अपना ये में ग्राम सभा में बैठ करके अपना फैसला करे। तो ये हैं श्री कान्हूराम टुडू, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्योछावर कर दिया। आज कान्हूराम टुडू जी के प्रयास से उनके नेतृत्व में गांव में सरकारी स्कूल और हॉस्टल निर्मित हुआ है, जिससे यहाँ के बच्चे शिक्षित हो सके और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी। आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं ऐसे किसी शख्सियत से अगले अंक में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार।